गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बालक के विचारों की विशेषताएं, बालकों के विचारों पर शोध। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि बालकों के विचारों की विशेषताएं क्या होती हैं और बालकों के विचारों पर शोध कार्यों का वर्णन करना है। मतलब जो बालक के मस्तिष्क में, दिमाग में विचार आते हैं उसके बारे में बेसिकली हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो बालक के जो बच्चा है उसकी जो थिंकिंग लेवल है उसको लेके बहुत सारी रिसर्च करी गई थी। तो बालकों के विचारों को समझने में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी जो थिंकिंग थी, जो विचार थे वो सामने रखे थे। मनोवैज्ञानिक काफी लॉन्ग टाइम तक संज्ञान मतलब कॉग्निशंस को बालक की जन्मजात विशेषता मानते थे कि मतलब जो संज्ञान है बच्चे का वो जन्म से ही होता है, जिसके कारण संज्ञानात्मक अनुभवों से जो संबंध विशेषताओं की वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं हो सका। लेकिन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने संज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। मतलब उन्होंने कहा कि संज्ञान अस्तित्व भी करता है, हम नहीं मानते। लेकिन संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के मानसिक योगदान, जैसे प्रत्यक्षीकरण, तर्क, समस्या समाधान और चिंतन, ये सब जो प्रोसेस है, संबंधित विस्तृत विश्लेषण के आधार पर उन विभिन्न तत्वों का पता लगाया जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक ने संज्ञान को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के क्रियान्वयन की एक विधि के रूप में स्वीकार कर लिया। सूचनाओं के क्रियान्वयन की विधि का मतलब क्या होता है कि जब बालक वातावरण में उपस्थित अलग अलग तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, इसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रतीकों के आधार पर उन तत्वों को समझने की कोशिश करता है और साथ ही उनके संबंध में अमूर्त चिंतन करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। तो सभी प्रकार जो जितनी भी प्रक्रिया की मैंने बात करी यहाँ पर, उन प्रक्रियाओं से मिलकर उसके अंदर एक ज्ञान भंडार, मतलब एक प्रकार की संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण होता है। और यही ज्ञान भंडार या संरचना बालक या प्राणी के व्यवहार को निर्देशित करने में भूमिका निभाती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोई भी बालक या व्यक्ति वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों, मतलब स्टिमुलस के द्वारा प्रभावित होकर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया को व्यक्त नहीं करता, बल्कि पहले उन उद्दीपकों को लेता है, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, फिर उसकी व्याख्या करता है और व्याख्या के बाद वातावरण में उपस्थित बाहरी उद्दीपक व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना में अव्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर विकसित हुई, मतलब विकास जिसका हुआ है, संज्ञानात्मक संरचना वातावरण संबंधित उद्दीपकों के और व्यक्ति के व्यवहार के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती है, मतलब कनेक्शन स्थापित करती है। तो स्टॉट ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक क्षमता भारी वातावरण में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से और सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं। ठीक है, अब अगले है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का महत्व या उपयोगिता। पियाजे थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, विकास सिद्धांत को हम बोलते हैं। तो उसका क्या उपयोगिता थी वो देखना है। कह रहे हैं ज्ञानात्मक योग्यताओं की विकास प्रक्रियाओं को जानने के बाद उनके बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है। तो पियाजे का मानना है कि बच्चे के लिए माता पिता का प्यार और अंतःक्रिया दोनों ही जीवन के प्रथम 2 वर्षों के लिए जरूरी होते हैं। पियाजे ने उद्दीपन की अधिक मात्रा प्राप्त करने के महत्व पर बहुत बल दिया है। इन उद्दीपनों में दोनों प्रकार के उद्दीपन, मतलब कि भौतिक और बौद्धिक उद्दीपन शामिल होते हैं। उद्दीपनों के रंग, आकार, स्वरूप और उनकी गति आदि में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। कह रहे हैं शोध कार्यों में सिद्ध हो चुका है कि वे बच्चे और जानवर जिन संवेदनात्मक उद्दीपन प्रदान किया जाता है और ऐसे उद्दीपन जन्म से जीवन के पहले वर्षों तक दिए जाते हैं, वो बच्चे और जानवर बौद्धिक और सामाजिक रूप से उन बच्चों और जानवरों से अधिक विकसित होते हैं जिन्हें इस प्रकार के उद्दीपन प्रदान नहीं किए जाते। लेकिन ये जानकारी कि इस प्रकार के विकास को तभी कर सकते हैं पियाजे ने इस बात पर भी बल दिया कि बच्चों पर इस विकास का बोझ अधिक नहीं डालना चाहिए। जो एक मनोवैज्ञानिक थे डेविड एल्किन, उन्होंने पुस्तक द हरिड चाइल्ड में इस बात को दिखाया है। इस पुस्तक में विकास की अधिक तीव्रता का दुष्प्रभाव बताया गया है। माता पिता बच्चों को बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करके बच्चों की सहायता करते हैं और सहायता उनके वर्तमान विकास स्तर के अनुरूप होती है। बच्चों को उनके स्तर से अधिक
का करने के लिए कहना समय की व्यर्थता। ठीक है, तो मैंने बच्चों के विकास के बारे में अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक पर पियाजे के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मतलब पियाजे ने जो भी बातें कही हैं उनका अनुसरण बाकी मनोवैज्ञानिक ने भी किया है। कहीं छोटे बच्चों के अध्ययन में बच्चों के विकास का मापन अलग अलग आयु स्तर के बच्चों के साथ कार्य देकर हम कर सकते हैं। जो बच्चे उस कार्य को नहीं कर पाते हैं वो ज्ञानात्मक रूप से दुर्बल माने जाते हैं। जेलमन और बाकी और भी थे, उन्होंने अनुसंधानों के द्वारा पता लगाया था इस बात को कि बच्चों के ज्ञानात्मक विकास समझने के लिए मनोवैज्ञानिक को अलग आयु स्तर के बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछने चाहिए। शाज और जेलमन ने बताया कि 2 वर्षीय बालक अपने वाक्यों की लंबाई बदल देते हैं। ये जानकर कि वे किससे बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं और जब वो छोटे बच्चों से बात करते हैं। लैम्पर्स, फ्लेवल एंड फ्लेवल ने अपने अध्ययन में ही बताया कि 2 वर्षीय बच्चे अपनी पुस्तक में चित्रों और उदाहरणों को अपनी माँ को दिखाने के लिए पुस्तक को घुमा सकते हैं। ठीक है, अब जो पियाजे के विचारों को हम निम्न रूप से, मतलब जो कुछ बातें लिखी हुई हैं, 12 बातें लिखी गई हैं, इनके रूप में हम जान सकते हैं। तो पहला क्या है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए माता पिता का प्यार और अंतःक्रिया जरूरी है। उद्दीपन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। बच्चों को बौद्धिक और भौतिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए। संवेदनात्मक उद्दीपन प्राप्त करने वाले बच्चों का बौद्धिक विकास जल्दी होता है। पियाजे के अनुसार इस विकास का बोझ बच्चों पर डालना नहीं चाहिए। बच्चों को बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए और ये उद्दीपन उनकी आयु स्तर के अनुसार हो। बच्चों को उनकी आयु स्तर से अधिक का कार्य करवाना समय व्यर्थ करना है। बच्चों के आत्मक विकास को समझने के लिए निम्न अलग अलग आयु स्तर के बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछे जाएं। और पियाजे कहते हैं कि बुद्धि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार ही बौद्धिक विकास में इन सामंजस्य को स्थापित करने से उत्पन्न परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक बालक की बौद्धिक विकास कई स्तरों में की श्रृंखला से, मतलब स्टेप बाय स्टेप होती है। प्रत्येक स्तर पर विभिन्न प्रकार की गुणात्मक प्रक्रियाओं द्वारा ये तय करते हैं कि बालक किस प्रकार का बौद्धिक कार्य संपन्न कर सकता है। तो ये तो थे विचार किसी भी बच्चे के अकॉर्डिंग टू पियाजे एंड अदर पर्सन्स। ठीक है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीन पियाजे के बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, और बच्चों के विचारों को समझने संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन करो। अब बेसिकली हमको पियाजे की थ्योरी पढ़ने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कंप्लीट थ्योरी की पियाजे ने क्या कहा था वो हमको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो जो पियाजे थे वो जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने ही 3 बच्चों का अध्ययन किया और इन बच्चों के अध्ययन से पियाजे ने जो कुछ भी सीखा उससे उन्हें मानसिक विकास सिद्धांत के निर्माण का एक सुदृढ़ आधार मिला। अपने बच्चों के विस्तृत अध्ययन और अन्य प्रयोगशाला अध्ययन से पियाजे ने बदलते हुए स्वरूपों की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निकाले, जिससे बच्चों के प्रत्यक्षीकरण और विचारों के बारे में पता चलता है। यानी कि भाई बच्चा जो है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक पहुंचता है और वैसे ही बच्चे के प्रत्यक्षीकरणों और उसके विचारों के बारे में पता लगता है। एक छोटे बच्चे और एक बड़े बच्चे, एक छोटा बच्चा जो है जब बड़ा होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, पियाजे ने ये बताया था। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए संज्ञान के अर्थ के संबंध में कहा कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वे वातावरण के संपर्क में आकर प्राप्त करता है। मतलब संज्ञान कब डेवलप होगा, जब एक बच्चा जो है वो वातावरण के संपर्क में आएगा और इससे अनेक मानसिक क्रियाएं जैसे कि चिंतन करना, तर्क देना, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान ये सब शामिल होते हैं जो निरंतर रूप से चलते रहते हैं। विकास को किसी अवस्था विशेष में उनमें बदलती नहीं है। पियाजे का यह भी मानना है कि बालक द्वारा प्राप्त या अर्जित किए गए ज्ञान भंडार का स्वरूप और बनावट विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बदलती है। मतलब जो बनावट बचपन में है वो जरूर नहीं कि 18 साल की उम्र में भी बच्चे में पाई जाए। कहते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि पियाजे का मानना है कि बालक के अंदर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसके अलावा पियाजे के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बालक के संज्ञान की संरचना और स्वरूप अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बालक द्वारा अर्जित या प्राप्त किए गए ज्ञान भंडार को स्कीमा का नाम दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे माइंड में जो है, ब्रेन में जो है कंपार्टमेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं जिसको हम स्कीमा कहते हैं और नई इन्फॉर्मेशन जो है उस स्कीमा में ऐड होती रहती है और डिलीट होती रहती है।
पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत में अलग क्रियाओं की विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है। पियाजे का सिद्धांत इस बात पर भी केंद्रित है कि लोग कैसे सोचते हैं, बजाय ऐसे कि लोग क्या सोचते हैं। पियाजे का सिद्धांत सभी समस्याओं और संस्कृतियों पर लागू होता है। इनके सिद्धांत की सबसे प्रमुख शक्ति क्या है कि ये सिद्धांत हमें बताता है कि व्यक्ति की वंशानुक्रमित क्षमताएं वातावरण के साथ अंतःक्रिया करती हैं और बौद्धिक रूप में क्रियाशील बालक या व्यक्ति उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार पियाजे के सिद्धांत में दोनों वंशानुक्रम और वातावरण की महत्वता मिला है। पियाजे के सिद्धांत में अवस्था या स्तर भी केंद्रीय है। पियाजे का विचार है कि जिस प्रकार खड़े होने के बाद चलने की अवस्था आती है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास की कुछ अवस्थाओं के बाद इसकी अन्य अवस्थाएं आती हैं। एक व्यक्ति को एक अवस्था पूर्ण रूप से ग्रहण करने के बाद ही अगली अवस्था में प्रवेश मिलता है और बच्चे की बौद्धिक उपलब्धि उसकी वर्तमान विकास अवस्था पर निर्भर करती है। इस प्रकार यदि कोई अभिभावक बच्चों के सामने एक अत्यंत जटिल संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट रखता है तो वह बच्चा उसे समझने में असमर्थ होगा। इसमें वास्तविक अधिगम नहीं होगा, मतलब रियल लर्निंग इसके अंदर नहीं होगी। तो पियाजे ने कुछ अवस्थाएं बताई। पहली है जैविक की परिपक्वता, दूसरी है भौतिक वातावरण के साथ अनुभव और तीसरा है सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव। तो 3 अवस्थाएं हैं जो पियाजे ने बताई हैं। पियाजे ने मानव विकास के 3 पक्षों के अलावा संतुलनीकरण नामक एक पक्ष और होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार संतुलनीकरण मानव विकास की एक अनिवार्य शर्त है। संतुलनीकरण इक्विलिब्रियम मानव विकास के अन्य 3 पक्षों के मध्य संतुलन और समन्वय स्थापित करने का काम करता है। मतलब जो तीनों पक्ष हैं इनके बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। इस संतुलन के अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं, मतलब संतुलन नहीं होगा तो विकसित नहीं होगा प्राणी कोई भी। पियाजे के अनुसार संतुलनीकरण एक स्वचालित उन्नतोन्मुखी प्रक्रिया है। पियाजे ने अपने विचार में संज्ञान के विकास को सबसे अधिक प्रधानता दी है। यदि हम कहें कि पियाजे का संपूर्ण कार्य संज्ञान और तर्क के विकास से संबंधित है तो अतिशयोक्ति नहीं है। पियाजे ने तर्क और मनोविज्ञान को साथ लाने का प्रयास किया है। वे अपने अधिकांश कार्यों में तर्क विकास के मनोविज्ञान पक्ष का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर विभिन्न नियमों का निरूपण करते हैं, मतलब उसको दिखाते हैं। तो जीन पियाजे ने मानव विकास के सामान्य तथ्यों की चर्चा के मध्य संतुलनीकरण को स्पष्ट करने के लिए 2 अन्य प्रत्यय भी कहे, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अब क्या होता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन? आत्मीकरण और संधानीकरण। तो एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है? पियाजे ने इन 2 बातों पर बहुत जोर दिया है। ठीक है, एसिमिलेशन क्या है? मतलब आपके माइंड में किसी चीज की जानकारी है लेकिन आपने कुछ और एक और चीज देखी तो आपने उसमें ऐड कर लिया। एसिमिलेशन का मतलब होता है ऐड करना, कि आपके दिमाग में एक चीज आपने देखी, मान लो एक बुक है, एक बुक साइंस की है और आपने एक और बुक देखी और उसके ऊपर लिखा हुआ था बायोलॉजी, तो आपको समझ में आया कि मतलब ये भी एक साइंस की ही बुक है। तो आपने अपने माइंड में ऐड कर लिया कि हाँ भाई ये भी साइंस की बुक है और ये भी साइंस की बुक है। लेकिन अभी क्या हुआ कि आपके माइंड में साइंस की बुक तो थी लेकिन अभी आज सामने जो है वो मैथ्स की बुक रखी हुई है। तो आपके दिमाग में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब आपने कहा कि नहीं ये साइंस की बुक नहीं है, तो आपके माइंड में एक और स्कीमा बना अलग से मैथ्स का, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, कह रहे बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए न केवल वातावरण का ही ज्ञान प्राप्त करता है बल्कि ये वातावरण के साथ समायोजन भी स्थापित करता है। जब तक वह वातावरण के साथ समायोजन और संधानीकरण नहीं कर लेता वह वातावरण का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, और ना केवल व्यक्तित्व का ही समन्वित विकास कर सकता है। आप तक वातावरण को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आप उसमें आत्मसात्करण नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं बाह्य वास्तविकता और वातावरण का समायोजन वर्तमान संरचना संगठन के साथ जरूरी है। यह समायोजन ही संतुलनीकरण है। यह समायोजन प्रक्रिया या संतुलनीकरण मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जीन पियाजे ने व्यक्ति को एक क्रियाशील जैविक जीव की तरह माना है जो स्थिर रूप से वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। तो 3 रूप बताए हैं पियाजे ने। पहला बाह्य पदार्थ के बारे में, स्वयं के बारे में और अपने और पदार्थ के संबंध के बारे में।
और 4 मुख्य अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशी है गतिवाही अवस्था, पूर्व प्रक्रिया या प्री ऑपरेशनल अवस्था, स्थूल प्रक्रिया या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था, औपचारिक प्रक्रिया की अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था। सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने ये 4 स्टेजेस की बात करी, ठीक है। और पियाजे द्वारा बताई गई 4 विकास की अवस्थाओं में आत्मसात और समंजन प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद जिसमें बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश के योग्य बनता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी जो है स्टेजेस हैं इसमें पियाजे में, जो पियाजे ने बताई हैं। तो बेसिकली स्टेज में पढ़ना क्या है हमको, किस स्टेज में क्या परिवर्तन आता है, बच्चे के अंदर कौन सा विकास जो है वो पाया जाता है। तो पहले क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, नाम से पता सेंस, कि यहाँ जो है बच्चा अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि ये जो स्टेज है 0 से मतलब बच्चा पैदा होने से 2 साल की उम्र तक ये स्टेज रहती है, ठीक है। और इनमें जो है बच्चा अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करके वस्तुओं को, ध्वनियों को, स्पर्श को, इन सबको अनुभव करता है, ठीक है। तो शुरुआत के 2 साल है, जीवन के 2 साल शुरुआत के बाद इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा जो है वो असमन्वित प्रतिवर्त जैसा संस्थान और जटिल संसार की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया करने में असमर्थ है। मतलब बोल के कुछ बताने में जो है, अगर वो हम कुछ पूछें तो वो बोल के जवाब देने में असमर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब छोटा बच्चा है तो कुछ तो बोलेगा, लेकिन 6 जब 8 महीने का बच्चा हो जाएगा तो जो उसकी स्टिमुलस है वो उसको ढूंढता है, वो रेंगना शुरू कर देता है, रोता है, कुछ चाहिए होता है तो भाई रोने का इस्तेमाल करता है। जब मतलब भूख लगी है उसको अगर, तो वो रोने लगता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो एक स्थिति है वो यहाँ पर आ जाती है बच्चे के सामने 9 महीने तक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तुओं के स्थायीपन का विचार जो है विकसित हो जाता है। ऐसी योग्यता जो बच्चे को यह अनुभव कराएगी कोई वस्तु दृष्टि से बाहर होने पर भी विद्यमान होती है। मतलब अगर अभी ये बच्चे सामने आप एक टॉय ले जाओ और उस टॉय को हटा दो उसके अंदर सामने, तो उसको पता है कि हाँ भाई टॉय सिर्फ सामने से हटा है बट वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद 12 से 14 महीने तक इस अवस्था के दूसरे मध्य भाग में बच्चा चलना, बोलना और तर्क का प्रारंभिक रूप सीखता है, ठीक है। वो अपनी माँ को ढूंढता फिरता है, रेंगता हुआ गोद में गेंद के पीछे भागता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर आ जाती हैं। एक सेल्फ सेंटर्डनेस आता है कि भाई उस बच्चे को लगता है कि जो दुनिया है वो उसके चारों तरफ ही घूम रही है। अगर उसके मम्मी पापा हैं तो भैया बस वही उसकी दुनिया है, बस और कुछ नहीं है। तो एल्किंड ने कहा था कि ऐसी मानसिक अपरिपक्वता के कारण बच्चा अपनी माँ से तब भी चिपका रहता है जब उससे बता दी जाएगी उसकी माँ के सर में दर्द है, वह क्या करना चाहती है। बच्चा स्वयं को अपनी माँ की स्थिति में रखने की अयोग्य, मतलब उसको ये लगता है कि भाई कल मेरी माँ है तो खाली मेरे पास ही रहे, किसी और को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ सबको मतलब नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये तो था आपकी पहली अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व प्रक्रिया अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये दूसरी स्टेज है, ये 2 से 6 साल तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित न रहकर दूसरों संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। मतलब अब बच्चा जो है वो औरों से भी घुलना मिलना शुरू हो गया। बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो है सबसे, जो बच्चा बोलना सीखता है वो उस स्टेज में सबसे तेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बच्चे की पहचान क्षमता में परिवर्तन आने लगता है। यहाँ पर शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है, वो जो है शब्दों का प्रयोग करने लगता है। कार्यकारण संबंध तर्क का ज्ञान नहीं होता, लेकिन बालक जो है विद्यालय में होने वाले उत्सव की 15 अगस्त को मनाता है, वो जानता है किस प्रकार किस लिए इसको मनाया जाता है, इस बात का ज्ञान उसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इस स्टेज में जो है बच्चा खुद से भी बातें करता है। इस स्टेज को पियाजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग कहा है। इस अवस्था में बालक ख्याली, मतलब उसके अपने ख्याल चल रहे, अपने सपने में यथार्थ का उसके लिए विशेष महत्व नहीं होता। मतलब एक्चुअल में क्या है उसको मतलब नहीं है, उसके जो सपने हैं उसके जो ख्याली पुलाव चल रहे हैं वही इसके लिए सही है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी अभी नहीं आई है बच्चे के अंदर, मतलब उसके लिए उसको अगर आप एक 10 का नोट दो, 10 के कॉइन दो, तो उसके लिए ज़्यादा कौन है, 10 के कॉइन ज़्यादा है, 10 रुपये का एक कॉइन, क्योंकि वो अमाउंट में ज़्यादा है लेकिन नोट तो एक ही है ना। अगर आप उसको एक बड़े ग्लास में पानी दो और एक मतलब एक प्लेट में पानी दो, तो उसके लिए जिसमें जो आपको उसको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा वो उसी को मानेगा, ठीक है।
अभी भी वो ईगोसेंट्रिक है। नेक्स्ट अवस्था आती है वो है आपकी स्थूल संक्रिया की अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें ये तीसरी अवस्था है और ये 6-7 साल से 11 साल की उम्र तक मानी जाती है। इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जैसे कंजर्वेशन हो गया, बच्चे में कंजर्वेशन आ जाता है, न्यूमरेशन हो सकता है, संख्या बोध, सीरिएशन भी है, क्लासिफिकेशन भी है और रिलेशनशिप भी बच्चा समझने लगता है। तो कंजर्वेशन में क्या होता है कि भाई उस ज्ञान को कहते हैं कि जो कि कब कोई पदार्थ रूप से परिवर्तित होने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार और आयतन दृष्टि से समान अथवा अपरिवर्तित हो, उसे कंजर्वेशन हम कहते हैं। ठीक है, मतलब वही क्या नाम है कि आप जो है अभी एक ग्लास पानी ग्लास में लो, एक बॉटल में डालो, तो उसको पता है कि भाई दोनों चीज़ें अमाउंट सेम है, कोई भी ले लो। ठीक है, ऐसे 10 कॉइन दो, 1 रुपये के, फिर 10 का नोट दो, उसको पता है कि दोनों सेम है, कुछ भी ले लो। न्यूमरेशन नंबर्स को वो सीख जाता है। ठीक है, वो काउंट करने लगता है। सीरिएशन की भाई बड़ा कौन छोटा कौन उसको जानने लगता है। क्लासिफिकेशन करना वो जानता है, आकृतियों को अलग अलग करना वो जान सकता है। शेप्स के बारे में नॉलेज आ जाती है उसको, और रिलेशनशिप के संबंधों को समझने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है, ये इसको हम इमेजिनेटिव सिचुएशन भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। बच्चे के अंदर जो है वो हाइपोथेसिस की भावना आती है। बच्चा जो है वो इगोसेंट्रिक यहाँ पर नहीं रहता है, वो अपने जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, वो सोच सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे आ जाती है। कॉन्क्रीट कहाँ होगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता आती है बच्चे के अंदर। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता बच्चे के अंदर यहाँ पर है। परिकल्पना को विकसित करने की क्षमता है। विसंगतियों को समझने की क्षमता है। विचार के संबंध में विचार करने या अमूर्त समझने की क्षमता बच्चे के अंदर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, 11 साल से ऊपर की उम्र में फॉर्मल ऑपरेशन यहाँ पे मानी जाती है। तो ये 4 स्टेज पियाजे ने यहाँ पर बताई थी। ठीक है, आगे क्या है, इवैल्यूएशन की मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए पियाजे की इस थ्योरी का। तो कह रहे हैं पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिछली अवस्था के आधार पर ही अगली अवस्था का निर्माण या विकास संभव है। अहम केंद्रीकरण विकास का बहुत ही गंभीर पक्ष है, जिसे विकेंद्रीकरण द्वारा अवश्य ही परिवर्तित किया जाना चाहिए। यह उपयुक्त या सही आयु जिस पर विकास की वही अवस्था आए इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि बच्चों को विकास समाज में इन अवस्थाओं से गुजरना बच्चे के सोचने की विषय वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है उनके चिंतन की प्रक्रिया। मतलब बच्चे क्या सोचता है वो जरूरी है। तो पियाजे का मुख्य लक्ष्य ये था कि लोग कैसे सोचते हैं, ना कि वे क्या सोचते हैं। बच्चों के सोचने के ढंग को जान लेने के बाद मनोविज्ञान चिंतन का विकास करना सीख सकते हैं। जैलमैन और बाकी लोगों के अनुसंधान द्वारा पता लगता है कि बच्चे के ज्ञानात्मक विकास समझने के लिए मनोवैज्ञानिक को विभिन्न आयु स्तर के बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछने चाहिए। शॉज और जेलमन ने बताया कि 2 वर्षीय बालक अपने वाक्यों की लंबाई बदल लेते हैं। यह जानकर कि वे किससे बात कर रहे हैं। छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, वे छोटे बच्चों से बात करते हैं। जब लैम्पर्स फ्लेवल ने अपने अध्ययन में पाया कि 2 वर्षीय बच्चे अपनी पुस्तक के चित्रों उदाहरणों को अपनी माँ को दिखाने के लिए पुस्तक घुमा सकते हैं। बच्चों को बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए। ये उद्दीपन उनकी आयु स्तर के अनुसार होने चाहिए। बच्चों को उनकी आयु स्तर से अधिक कार्य करवाना समय व्यर्थ करना है। बच्चों के ज्ञानात्मक विकास समझने के लिए विभिन्न अलग अलग आयु स्तर के बच्चों को अलग अलग प्रश्न पूछे जाने चाहिए। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में अन्य बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए माता पिता का प्यार और अंतक्रिया जरूरी होती है। उद्दीपन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। बच्चों को बौद्धिक और भौतिक उद्दीपन प्राप्त करना चाहिए। संवेदनात्मक उद्दीपन प्राप्त करने वाले बच्चों का बौद्धिक विकास जल्दी होता है और पियाजे के अनुसार इस विकास का बोझ बच्चों पर अधिक नहीं डालना चाहिए। तो ये था मूल्यांकन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का। ये 12 के 12 पॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हो। कहाँ पर, इससे पहले वाले टॉपिक में जो बच्चों के विकास की हमने बात करी है। सेम 12 पॉइंट जो है वहाँ पर लिखे गए। ठीक है, तो आपने आज जो पढ़ा बेसिकली आपने बच्चों का विचार पढ़ा और पियाजे की बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कहानी भी पढ़ी। तो ये 2 टॉपिक आज आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है।